नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने इस सवाल के साथ में समाप्त किया हुआ था, तो इसी सवाल के साथ में हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ऑप्शन 2, जो 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक, क्योंकि जो एजेंडा 21 है उसकी घोषणा 2002 में नहीं बल्कि 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में की गई थी। देखिए, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जिसे हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं, इसका इतिहास क्या है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में एक प्रोग्राम शुरू किया गया यूनेस्को के द्वारा, जिसका नाम है मैब। मैब का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैब प्रोग्राम से दो सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यह प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 1971 में, और इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बेहतरी के लिए यूनेस्को के द्वारा 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, और ये 1971 में शुरू किया गया। मैप प्रोग्राम के बाद 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम था मानव एवं पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव और पर्यावरण सम्मेलन। और इस सम्मेलन के बाद में या इसी सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि तब से लेकर के अब तक हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव और पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसके कुछ और भी आउटकम हैं। जैसे 1972 में ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये एक पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास के नाम से भी जानते हैं, और इसको शॉर्ट में यूनिप कहा जाता है। एग्जाम में इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी। जैसा कि आप जानते हैं ये केन्या की राजधानी है नैरोबी।
तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नैरोबी में। ठीक है। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें 1972 में ही, तो भारत में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये एक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में, जैसे पिछले वीडियो में आपने ये सीखा था कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। उसी प्रकार से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। और इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की 5 से 6 अनुसूचियां हैं। और जैसे इसमें एक अनुसूची है अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, ऐसे अनुसूची 6। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शेड्यूल लिस्ट है। अनुसूची 1 में जिन भी वाइल्ड लाइफ को शामिल किया गया है, जिन वन्य जीव जंतुओं को शामिल किया गया है, उनके पोचिंग और उनके शिकार पर सबसे अधिक सज़ा का प्रावधान किया गया है। जैसे अनुसूची 1 में टाइगर पड़ा है, अनुसूची 1 में डुगोंग मछली पड़ी हुई है। और यदि टाइगर की पोचिंग की जाती है या टाइगर का शिकार किया जाता है या डुगोंग का शिकार किया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर के जिस वन्य जीव को हमें जितना अधिक संरक्षण देना होता है, उसको हम उन्हीं अनुसूचियों में हिसाब से रखते हैं। जैसे अनुसूची 1 में शामिल जितने भी जीव जंतु हैं, उनको संरक्षण का सर्वोच्च स्तर प्रदान किया गया है। जैसे बाघ को अनुसूची 1 में डाला गया है। इसका मतलब है कि बाघ के समान अगर किसी दूसरे जीव जंतु को हम संरक्षण का स्तर देना चाहते हैं, सर्वोच्च स्तर देना चाहते हैं, तो उस वन्य जीव को हमें किस अनुसूची में डालना पड़ेगा? इसका सही जवाब है अनुसूची 1 में। तो संरक्षण का जो सर्वोच्च स्तर है, संरक्षण का जो सर्वोच्च स्तर है वो अनुसूची 1 में दिया है। अनुसूची 2 में जो भी जीव जंतु शामिल है, उनको संरक्षण का स्तर अनुसूची 1 की तुलना में कम है। जैसे यदि आप अनुसूची 2 में शामिल जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, तो आपको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन ये सज़ा अनुसूची 1 से थोड़ा सा कम होगी। इसी प्रकार से अनुसूची 3 में और भी थोड़ा सज़ा कम हो जाती है, और अनुसूची 4 में और सज़ा कम हो जाती है। अनुसूची 5 में जो जीव जंतु शामिल है, उनके शिकार वगैरह पर हालांकि प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस अनुसूची का यूज उस समय पर किया जाता है जैसे कोई वन्यजीव हिंसक हो गया या मानव भक्षी हो गया, तो फिर कुछ समय के लिए राज्य के चीफ वाइल्ड जो कंसल्टेंट होते हैं या चीफ वाइल्ड वार्डन जो होते हैं, उनके द्वारा एक प्रकार से नोटिस जारी किया जाता है कि पर्टिकुलर जंतु को अनुसूची 1, 2, 3, 4 से निकाल करके कुछ समय के लिए अनुसूची 5 में डाल दिया जाता है। और अनुसूची 6 में जो शामिल जीव, अनुसूची 6 में किसका प्रावधान किया गया है कि जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो प्लांट कीटों को खाते हैं, और आप जानते हैं कि जैसे नेफेंथिस हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, या आपका जो है घटपर्णी वगैरह हो गए, ये ऐसे प्लांट हैं जो उन ज़मीन पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये प्लांट नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। जैसे मेघालय में पिचर प्लांट पाया जाता है, ये कीटों को खाता है। तो जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उनकी खेती को अनुसूची 6 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। तो ये तो बात हो गई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की। तो 1972 में आपने क्या क्या सीखा कि 1972 में
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव और पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक संगठन की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। और 1972 में ही भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 6 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 1, अनुसूची 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब ये वन्यजीव जब ये 1972 का कन्वेंशन आयोजित हो गया, इसके ठीक 20 वर्ष बाद ब्राज़ील के रियो शहर में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट नाम का सम्मेलन बुलाया गया, जिसे हम लोग प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो अब चर्चा हम लोग करते हैं रियो सम्मेलन की। देखिए, रियो सम्मेलन जिसका आयोजन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी रियो सम्मेलन को अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से नंबर का अर्थ समिट था? पहले नंबर का। तो इसको कहते हैं प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी को कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो ये आप याद रखेंगे, रियो सम्मेलन जिसका आयोजन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इसी को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। रियो सम्मेलन में जो प्रमुख बिंदु आपको याद रखने हैं रियो सम्मेलन के, उसमें से एक है एजेंडा 21। इसमें से एक है एजेंडा 21। ये जो यहाँ पर 21 शब्द है, ये जो 21 है, ये 21वीं शताब्दी को बताता है। ये 21वीं शताब्दी को बताता है एजेंडा 21। देखिए, 1992 में पर्यावरण और सतत विकास के लिए दुनिया भर के देशों के द्वारा जैसे 4 लक्ष्य को पहचाना गया था। इन 4 लक्ष्यों में जैसे एक लक्ष्य था कि हमें गरीबी में कमी करना है, जनसंख्या में कमी करना है, जैव विविधता को बढ़ाना है। ये 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। वन्य जीवों में वृद्धि करना है। इन्हीं लक्ष्यों को ही एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। और 21 किसको बताता है? 21वीं शताब्दी को बताता है। तो एक तो एजेंडा 21। तो ये अगर सवाल पूछा जाए कि एजेंडा 21 का निर्धारण कब किया गया, तो इसका जवाब होगा 1992 में। कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ? पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक तो 1992 का ये जो है आउटकम है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का। दूसरा, इसी रियो डी जेनेरियो में एक प्रकार से कन्वेंशन या संधि या समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसको कहते हैं UNFCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आइए इसको भी समझते हैं UNFCC को।
UNFCCC। UNFCCC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये UNFCCC का फुल फॉर्म है। ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये संधि या समझौता है। एक प्रकार से ये संधि या समझौता है जो किसके लिए था? जलवायु परिवर्तन के लिए। और इस समय पर हमारी पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जैसे पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, हमारे वातावरण के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है? इसका कारण है ग्रीन हाउस गैसें। और ग्रीन हाउस गैसें क्या है? ग्रीन हाउस गैसें क्या है? ऐसी गैसें जो किसी ग्रह या उपग्रह के तापमान को बढ़ाने में मददगार हों, ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के रूप में किनको शामिल किया जाता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसें है। ये जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। और जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जब से दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिकरण के बाद से ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तेज़ी के साथ में हो रहा है। और ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये पृथ्वी से जो भी ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर जा रही होती है, जैसे सपोज दैट ये हमारी अर्थ है और ये हमारा वायुमंडल है। अर्थ और ये है हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसी को वायुमंडल कहते हैं। और सपोज दैट ये हमारा सन है, सूर्य। तो सूर्य से जो भी ऊष्मा पृथ्वी तक आती है उसको हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन। ये जो सोलर रेडिएशन है ये हमारे वायुमंडल के लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी हमारा वायुमंडल डायरेक्ट सोलर रेडिएशन से गर्म नहीं होता है। जब ये सोलर रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर आता है तो पृथ्वी की सतह गर्म होती है और पृथ्वी को जितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो तो पृथ्वी अपने पास में रख लेती है। इसके बाद में कुछ ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी वापस अंतरिक्ष की ओर ले जाती है। कुछ मात्रा में पृथ्वी ऊष्मा वापस अंतरिक्ष की ओर भेजती है। अंतरिक्ष की ओर जाने वाली ये जो ऊष्मा है इसको कहा जाता है पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और सूर्य से जो ऊष्मा सतह की ओर आती है उसको कहते हैं सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। ये जो सौर विकिरण होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है, यानी ये सौर विकिरण जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में होता है, छोटी छोटी लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। यही कारण है कि हमारा वायुमंडल इस सौर विकिरण के लिए ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है और हमारा वायुमंडल सीधे या प्रत्यक्ष रूप से सोलर रेडिएशन के द्वारा गर्म नहीं होता है। वही इसके अपोजिट जैसे पूरे दिन भर पृथ्वी ने सूर्य से ऊष्मा को ग्रहण किया। अब इसके बाद में जैसी शाम हुई तो पृथ्वी इस ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष की ओर विकृत करती है। तो अंतरिक्ष की ओर पृथ्वी से विकृत की जाने वाली जो ऊष्मा है
वो पार्थिव विकिरण कहलाती है। और ये जो पार्थिव विकिरण होता है ये शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में नहीं होता है, ये एक प्रकार से लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में होता है। और इस पार्थिव विकिरण का ज़्यादातर भाग इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है, यानी औरिक्त विकिरण के रूप में होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है। और यही इंफ्रारेड रेडिएशन को हमारे वायुमंडल में जो भी मौजूद ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 वगैरह, हमारे वायुमंडल में मौजूद ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2 वगैरह, इसी पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। यानी CO2 या मीथेन जैसी गैसें इस पार्थिव विकिरण को अपने से गुजरने नहीं देती हैं और इसे ऑब्जर्व कर लेती हैं। चूँकि ये विकिरण है और जब ये विकिरण इन गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाता है तो हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी की सतह से लगा हुआ है, इसलिए पृथ्वी के सतह के तापमान में भी वृद्धि होती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए, संधि या समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस प्रोटोकॉल में किसकी बात की गई कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, जलवायु परिवर्तन को रोकना है। तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए हमें किस पर काम करना पड़ेगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और इसी यूएनएफसीसी के तहत हर साल एक सम्मेलन का आयोजित किया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो 1992 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर हुए थे, ये जितने भी हस्ताक्षरकर्ता देश है वो साल में एक बार मीटिंग का आयोजन करते हैं। उसी मीटिंग को हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इसको कहा जाता है। और इसको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से भी इस सम्मेलन को जाना जाता है। ऐसा पहला सम्मेलन कॉप वन 1995 में आयोजित किया गया था। 1995 में आयोजित किया गया था जर्मनी के बॉन शहर में। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के बैनर तले पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया गया 1995 में जर्मनी के बॉन में। फिर इसके बाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2 का आयोजन 1996 में किया गया और इसका आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। फिर इसी का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया 1997 में, वो जापान के क्योटो में आयोजित किया गया था, जापान के क्योटो में। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। कॉप 3 इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपसे यदि पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर हुए? 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल में जो मुख्य रूप से चर्चा किस बात की गई कि हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करनी है। फिर इसके बाद में ऐसे ही कॉप सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे। कॉप सम्मेलन जैसे कॉप 4, कॉप 5, कॉप 6 वगैरह। कॉप 4 आयोजित हुआ, कॉप 5 आयोजित हुआ। ऐसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, कॉप 21
ये COP21 भी इम्पोर्टेंट है, COP21 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि COP21 का आयोजन पेरिस में हुआ था और इसी पेरिस में एक जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसको कहा जाता है पेरिस जलवायु समझौता, जिसको कहते हैं पेरिस जलवायु समझौता। तो इसको याद रखिएगा, पेरिस जलवायु समझौता कब अस्तित्व में आया? 2015 में, ठीक है, 2015 में COP21 का आयोजन किया गया था। और पेरिस जलवायु समझौते में ये कहा गया है कि हमें पृथ्वी के तापमान को प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में जो तापमान था उसकी तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ने देना है, और किसी भी कीमत पर औद्योगिकरण के पहले पृथ्वी का जो तापमान था उसकी तुलना में पेरिस जलवायु समझौता ये कहता है कि हमें टेम्परेचर को किसी भी हालत में 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। और पेरिस जलवायु समझौते में ही आप जानते हैं कि भारत और फ्रांस ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया, इसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। और आप जानते हैं कि वैसे तो ज़्यादातर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय भारत से बाहर ही पढ़ते हैं, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में है। पहले ये कहा गया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में उन्हीं देशों को शामिल किया जाएगा जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हैं, लेकिन बाद में फिर सभी देशों के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को खोल दिया गया है। तो ये COP21, इसी प्रकार से COP22, COP23, और आप जानते हैं कि COP26 का आयोजन ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में। COP26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। COP27 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। और 2023 का जो COP28 है उसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, यानी COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो ये तो हो गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज के तहत जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसके अलावा अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल से भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से एक पूछा जाता है कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग। इसमें से एक पूछा जाता है कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग। इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। अगर पूछा जाए कि कार्बन क्रेडिट का संबंध किससे है तो आंसर बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल। अब कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग क्या है? जैसे क्योटो प्रोटोकॉल ये कहता है कि हर देशों की जो बेटा उनकी अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर सभी देशों में उत्सर्जन संबंधी एक लिमिट लगा दी गई, कैप, ठीक है, एक लिमिट लगा दी गई कि कोई भी देश इससे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेगा उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर। जैसे विकासशील देशों को थोड़ा सा इसमें जो है उदारता दी गई, विकसित देशों के लिए थोड़ा सा कठोरपन का जो है बेटा पुट डाला गया इसमें। तो हर देशों की उनकी अर्थव्यवस्था इत्यादि के आधार पर उत्सर्जन संबंधी ऊपरी सीमाएं लगा दी गई। अगर कोई देश जो है जो भी उसकी उत्सर्जन संबंधी ऊपरी सीमा है उससे भी कम उत्सर्जन करता है, मान लीजिए भारत के ऊपर उत्सर्जन संबंधी लिमिट लगाई गई 100 मीट्रिक टन कि भारत 100 मीट्रिक टन से ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। और फिर भारत ने कुछ ऐसे प्रयास किए, जैसे हमने यहाँ वनीकरण को बढ़ाया, जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर हमने ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं उनका प्रयोग किया। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ से हमने क्या किया कि 100 मीट्रिक टन के स्थान पर हमने 80 मीट्रिक टन का ही उत्सर्जन किया। तो वैसे तो भारत कितने मीट्रिक टन का उत्सर्जन मैक्सिमम कर सकता था? 100 मीट्रिक टन का, लेकिन 100 मीट्रिक टन से भी 20 मीट्रिक टन हमने उत्सर्जन किया, यानी 80 मीट्रिक टन उत्सर्जन किया।
तो हमको कितने कार्बन क्रेडिट प्राप्त होंगे? 20। तो हमको 20 कार्बन क्रेडिट प्राप्त होंगे और इन कार्बन क्रेडिट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच करके जो है डॉलर बनाए जा सकते हैं। तो हमारी जो उद्योग संबंधी जो क्षति हुई थी उसकी प्रतिपूर्ति यहाँ से हो सकती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया कार्बन क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल में पूछा जाता है CDM। दूसरा क्योटो प्रोटोकॉल में पूछा जाता है CDM। तो CDM क्या है? CDM का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। CDM का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट। CDM का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब ये CDM देखिए, CDM में क्या किया गया, यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में क्या किया गया? इसमें विकसित और विकासशील देशों को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो एक जैसे मान लीजिए एनेक्जर 1, तो इसमें रख दिया गया विकसित देशों को, और एनेक्जर 2 इसमें रख दिया विकासशील देशों को। तो एक सूची विकसित देशों की बना दी गई, यानी एक एनेक्जर विकसित देशों का और दूसरा एनेक्जर विकासशील देशों का बना दिया। अब विकसित देश, ठीक है, अब विकसित देश यदि विकासशील देशों में ऐसी परियोजनाएं स्थापित करते हैं जिससे कार्बन के उत्सर्जन में कमी हो सकती है, तो इन विकसित देशों को भी कार्बन क्रेडिट प्राप्त होंगे। तो कार्बन यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संबंध केवल विकसित देशों से ही नहीं है, बल्कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संबंध विकासशील देशों से भी है। और इसी प्रकार से 1992 में ही एक और संधि या समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, UNCBD उसको बोलते हैं। तो इस कन्वेंशन पर भी या इस संधि या समझौते पर भी 1992 में हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए भी 1992 में ये जो है बेटा एक संधि या समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये जितने भी पॉइंट थे या ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन से थे। जब 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हो गया, तो जैसे 1997 में आप जानते हैं कि सितंबर के महीने में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आयोजन किया जाता है न्यूयॉर्क में। तो 1997 में जब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था, और उसमें जैसे इस समय पर यूनाइटेड नेशन में कुल सदस्यों की संख्या 193 है, जिसमें सबसे लेटेस्ट मेंबर दक्षिणी सूडान है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 1997 में मीटिंग के दौरान एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसे परीक्षाओं में रियो +5 के नाम से पूछा जाता है। तो देखिए कहीं पर भी रियो आए तो रियो का मतलब 1992, इसमें +5 आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1997। और अगर पूछा जाए जो है 1900 रियो +5 क्या है, तो रियो +5 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो रियो +5 का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। और ये रियो +5 क्या है कि हमने 1992 में एजेंडा 21 के तहत जो 4 गोल निर्धारित किए गए थे, उन गोलों को प्राप्त करने के लिए देशों ने कहाँ तक काम किया है, इसी की समीक्षा के लिए 1997 में न्यूयॉर्क में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसे रियो +5 के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आपको सवाल मिलेंगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन से। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन
ये जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, ये जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, इसी को सेकेंड अर्थ समिट कहते हैं। ये जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, इसी को सेकेंड अर्थ समिट कहा जाता है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन को ही सेकेंड अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ। यह सम्मेलन सतत विकास पर आधारित था। यह सम्मेलन सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित था। तो आज की वीडियो यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसे हैं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा कब और कितने गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में घोषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।